मेरा नाम सुप्रिया है। मेरा रंग बहुत काला है, जिसके कारण मैं अपने घर में अपने भाई बहनों और भाभी के बीच में भी अपमानित होती रहती थी। मेरे माता पिता के अलावा कोई मुझे प्यार नहीं करता। मेरे शादी होने के बाद ससुराल में भी मैं अपमानित होने लगी। मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली और मुझे घर में नौकरानी बना दिया गया। एक दिन जब मेरे पति के दूसरी पत्नी की सच्चाई मेरे सामने आई तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और मेरे परिवार वालों के आंखों से आंसू नहीं रुके। सुप्रिया बहुत ही होनहार बालिका थी, सबसे बड़ी और बहुत ही समझदार, लेकिन उसका सांवलापन उसके लिए दिन पर दिन अभिशाप बनता जा रहा था। सुप्रिया तीनों बहन भाइयों में बड़ी थी, लेकिन उसके छोटे बहन भाई की तो अब तक शादी भी हो चुकी थी। उसकी छोटी बहन अपने ससुराल में बहुत खुश थी। उसकी भाभी भी बहुत खूबसूरत थी। हर बात में सुप्रिया के सांवलेपन के लिए कोसती रहती थी। सुप्रिया ने ग्रेजुएशन कर ली थी। अब उसके माँ बाप को भी सुप्रिया की चिंता सताने लगी। उसके पिता की उम्र हो चुकी थी। बहू को अपनी बेटी को जली कटी सुनाने पर उन्हें बहुत तकलीफ होती थी, पर कुछ बोल भी तो नहीं सकते थे। आज एक बार फिर सुप्रिया को देखने लड़के वाले आने थे। सुप्रिया अपने कमरे में बैठी बस आंसू बहाए जा रही थी। उसकी माँ उसके लिए नए लाल रंग के सलवार कमीज लेकर आई और कहा, बेटी इन्हें पहनकर ही उनके सामने आना, थोड़ा ढंग से तैयार होना। सुप्रिया ने कहा, माँ मुझे क्यों हर बार अपनी बेइज्जती करवाने के लिए लड़की वालों के पास भेज देती हो। उसकी माँ ने कहा, तुझे घर में बिठाकर भी तो नहीं रख सकते बेटी। तेरी भाभी तो वैसे ही हमें हर वक्त सुनाती रहती है, तेरी भी कोई इज्जत नहीं करती है। तेरी उम्र भी तो निकली जा रही है। लेकिन माँ बस कर, चुपचाप तैयार होकर बाहर आ जा, माँ ने गुस्से में कहा। सुप्रिया के पापा बस इधर उधर चक्कर लगाए जा रहे थे। सुप्रिया की माँ ने कहा, आखिर कब तक आप यूं ही चक्कर लगाते रहोगे। नहीं सुप्रिया की माँ, आज हमारी बेटी का रिश्ता पक्का हो जाना चाहिए, नहीं तो तेरी बहू मेरी बेटी को उम्र भर ताने मारती रहेगी। अब और नहीं देख सकता हमारी बेटी को यूं बेइज्जत होते हुए। कुछ ही देर बाद एक बड़ी सी गाड़ी में लड़के के माँ बाप और खुद लड़का गाड़ी से उतरे। दरवाजे पर सुप्रिया के माँ पापा हाथ जोड़े खड़े थे उनके स्वागत में। सुप्रिया के पापा कहते हैं, साहब हमारी बेटी बहुत ही गुड़ी और समझदार है, जिस घर में भी जाएगी स्वर्ग बना देगी, हर बात में निपुण है मेरी बेटी। सुप्रिया की भाभी सुप्रिया को चाय नाश्ते के साथ लेकर आती हैं। सुप्रिया के हाथ कांप रहे थे। उसे पता था कि ये लोग भी केवल उसके चेहरे की खूबसूरती ही देखेंगे। जब सुप्रिया उनके सामने गई तो उसे देखते ही सबका चेहरा उतर गया। बात करते करते सब रुक गए। केतन की माँ शर्मिला कहती है कि अरे ये तो बहुत काली है। भाई साहब आप ही देखिए, क्या ये हमारे बेटे के बराबर में बैठने लायक भी है। आप तो अपनी बदसूरत बेटी को मेरे लाखों में एक हीरे जैसे बेटे के गले बांध रहे हो। सुप्रिया के पापा ने सुप्रिया से कहा कि बेटी तुम अंदर जाओ। जब सुप्रिया अंदर चली जाती है तो रोते हुए, तब उसके पिता लड़के वालों से कहते हैं कि मेरी बेटी के लिए ये रिश्ता मत ठुकराइए, नहीं तो बहुत बदनामी होगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़कर कहता हूँ। केतन का पिता शंकर लाल बहुत लालची व्यक्ति था। कुछ सोचते हुए कहा, तो आप अपनी बेटी के दहेज में क्या दे सकते हैं। सुप्रिया के पिता देवीलाल कहते हैं कि जो आप चाहो। केतन गुस्से में कहता है कि पापा आप ये क्या बोल रहे हो। शर्मिला ने कहा, तू चुप कर, जब बड़े बात कर रहे हैं ना। केतन के चेहरे पर बहुत गुस्सा आता है। शर्मिला जी कहती है कि ठीक है, फिर आप तो बस शादी की तैयारी करो जी। सब सुप्रिया की माँ ने बताया कि बेटी आज तेरा रिश्ता पक्का हो गया, तो सुप्रिया को यकीन ही नहीं हुआ। वो सोच रही थी कि उन्होंने तो मेरे सामने ही मेरे कालेपन पर सवाल उठाया था, फिर एकदम से राजी कैसे हो गए। सुप्रिया की माँ बोली कि ज़्यादा मत सोच बेटी, उन्होंने खुशी से हाँ किया है। घर जाकर केतन कहता है कि आप लोगों ने ये क्या किया। मैं उस बदसूरत लड़की की दोबारा शक्ल भी नहीं देखना चाहता, और आप लोग ज़िंदगी भर के लिए मेरे सर पर बिठा दोगे। केतन की माँ कहती है कि बेटा वो लोग मनचाहा दहेज देने के लिए तैयार हो गए, हमें और क्या चाहिए। एक बार अच्छा सा दहेज मिल जाए, उस काली का क्या है, नौकरानी बनाकर घर का काम तो कर ही लेगी। केतन कहता है, आप लोग दहेज के लालच में मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दोगे। कुछ दिनों बाद सुप्रिया के पिता ने खूब धूमधाम से बेटी की शादी कर दी।
सुप्रिया बड़ा सा घूंघट निकाले केतन के साथ दरवाजे पर गृह प्रवेश के इंतजार में खड़ी थी। औरतें भी बेसब्र थी कि शर्मिला जी ने आखिर किस चांद के टुकड़े को पसंद किया है। शर्मिला सुप्रिया के कानों में कहती है कि घूंघट बिल्कुल भी मत उठाना। केतन को बहुत गुस्सा आ रहा था, वह बिल्कुल भी खुश नहीं था इस शादी से। वह सुप्रिया के साथ खड़ा होने पर भी घृणा महसूस कर रहा था। शर्मिला जी बहू का गृह प्रवेश करवाकर घर के अंदर लेकर आईं। सभी आस पड़ोस की औरतें कहने लगी, अरे शर्मिला, अब तो बहू की मुँह दिखाई कर दो, हम भी तो देखें कि आखिर आप कितनी खूबसूरत बहू लेकर आई हो। हम नज़र नहीं लगाएंगे। शर्मिला ने बहुत बहाने बनाए पर सुप्रिया का चेहरा नहीं छुपा पाई। जब औरतों ने जिद की तो शर्मिला ने सुप्रिया का घूंघट झिझकते हुए उठाया। सभी देखकर चौंक कर कहती हैं, ये क्या शर्मिला, इतने बड़े शहर में ऐसी लड़की को बहू बनाया? ये तो चांद नहीं, पूरा का पूरा दाग है। अपने राजकुमार से केतन के लिए किसे उठा लाई तुम? ये बातें केतन को बहुत ही शर्मिंदा कर रही थी और सुप्रिया के पास रोने के अलावा और कोई रास्ता न था। शर्मिला तो बस घृणा की दृष्टि से सुप्रिया को घूर रही थी। रात को सुहाग रात थी। केतन गुस्से में लाल पीला होकर बेड पर बैठा था। सुप्रिया दूध का गिलास लेकर कमरे में आती है। गिलास को टेबल पर रखकर वह केतन के नज़दीक बैठने की कोशिश करती है, पर केतन उसे धक्का देकर नीचे ज़मीन पर गिरा कर कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बराबर बैठने की? तेरी औकात ज़मीन पर ही है और आज से वहीं सोएगी। मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। सुप्रिया कहती है, शादी की है आपने, चुप कर, बाहर इतनी बेइज्जती करवा कर मन नहीं भरा। केतन चिल्ला कर कहता है और बेड पर सो जाता है। सुप्रिया वहीं नीचे रोते रोते सो जाती है। सुप्रिया सुबह उठी, नित्य कर्म करके किचन में गई केतन जी के लिए चाय बनाने। डरी हुई सी चाय का कप हाथ में कुछ देर लिए खड़ी रही, लेकिन फिर केतन की ओर हाथ आगे बढ़ाया और उनके हाथ को छू कर कहा, केतन जी, आपके लिए चाय लाई हूँ, उठ जाइए। केतन आँख मसलते हुए उठा। सुप्रिया को सामने खड़ा देखा तो गुस्से में लाल हो गया। सुप्रिया धीमे स्वर में बोली, केतन जी, चाय पी लीजिए। केतन ने चाय का कप उसके हाथ से छीना और उसके ही हाथों पर डाल दिया। गर्म चाय से सुप्रिया का हाथ जल गया। वो चिल्लाई तो सांस आई। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? दौड़ते हुए आई शर्मिला जी और बोली। सुप्रिया रोते हुए बोली कि मेरा हाथ जल गया है, इन्होंने गर्म चाय। चुप कर कलूटी, तुझे किसने कहा था सुबह सुबह मेरे बेटे को अपनी बदसूरत शक्ल दिखाने के लिए? सारी चद्दर खराब कर दी। ये रोना धोना बंद कर और इसे साफ कर पहले। शर्मिला जी बोली। केतन बेटा, तेरे लिए गर्मा गर्म नाश्ता बनाया है, जल्दी से नहा धोकर डाइनिंग टेबल पर आ जा। सुप्रिया ने अपने जले हाथ पर थोड़ी दवाई लगाई और फिर काम में लग गई, क्योंकि उसके आंसू देखने वाला कोई नहीं था। मन हल्का करने के लिए माँ को फ़ोन किया। माँ, केतन जी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। माँ ने कहा, बेटी, अभी एक दिन पहले ही तो शादी हुई है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तू उन्हें सच सवर के रिझाने की कोशिश कर, उसके दिल का हाल जान। देख बेटी, हमने तेरा घर बसा दिया, अब उसे संवारेगी तू ही। अच्छा, अब मैं फ़ोन रखती हूँ। सुप्रिया ने माँ के कहे अनुसार रात को एक लाल रंग की नाइटी पहनकर अच्छी तरह तैयार होकर केतन के पास जाती है। केतन लैपटॉप में काम कर रहा था। सुप्रिया चेहरे पर थोड़ी मुस्कान लाकर, मैं कैसे लग रही हूँ केतन जी? जब 2-3 बार बोली तब सुना। सुप्रिया की तरफ देखकर उसके पास आया और मुस्कुराकर अपने हाथों की 2 उंगलियों को गाल से धीरे धीरे उसके कंधे पर लाते हुए हाथ की कलाई को जोर से पकड़ा और आईने के सामने ले जाकर कहा, ऐसी लग रही हो एकदम बदसूरत। और आईने की टेबल से लाली उठाकर उसके पूरे होठों पर लगाते हुए बोला, तुम्हें देखकर आईने को भी शर्म आ जाए। काजल की डिबिया से पूरे गाल और आंखों के नीचे तक लगा दिया और कहा, यही है तुम्हारा असली चेहरा, जो दिन पर दिन ऐसे ही बिगड़ता जाएगा। उसे धक्का देकर कहता है, फिर से अपनी शक्ल लेकर मत आना मेरे पास, चली जाओ। सुप्रिया बाथरूम में पानी के फव्वारे के नीचे बैठी जोर से रोती रोती कपड़े धोने वाली ब्रश से हाथों और चेहरे के कालेपन को उतारने की खूब कोशिश करती है। 3-4 दिन बाद केतन के कुछ दोस्त आए। केतन ने उन्हें बाहर बगीचे में ही बिठा दिया। उनमें से एक दोस्त ने कहा, यार केतन, तुमने शादी भी कर ली और बुलाया भी नहीं, यहाँ तक कि दोस्तों से मिलना जुलना भी बंद कर दिया। एक दूसरा दोस्त बोला, चल यार, शादी में नहीं बुलाया लेकिन भाभी जी से तो मिलवा दे।
केतन परेशान हो गया, सोचने लगा अब उस बदसूरत से इनको मिलाता हूँ तो पूरे ऑफिस में मेरी बेइज्जती हो जाएगी। ये सब सुप्रिया भी देख रही थी। सोचा कि ये लोग खास तौर से मुझसे मिलने आए हैं तो मुझे अच्छे से तैयार होकर जाना चाहिए। आईने के पास जाकर ढेर सारा पाउडर लगाकर चाय नाश्ता लेकर उनके पास गई। इससे पहले ही केतन ने अपने दोस्तों को बोल दिया था कि मेरी पत्नी अपने मायके गई है। सुप्रिया उनके पास जाकर कहती है, नमस्ते जी, आप लोग मुझसे मिलने आए थे ना? मैं सुप्रिया, केतन जी की धर्मपत्नी। सभी दोस्त चौंकते हुए, अरे केतन, ये कौन है? केतन कुछ शर्मिंदगी से, हाँ यही मेरी पत्नी है। ये देख सारे दोस्त जोर जोर से हंसते हुए कहते हैं, तभी तुमने शादी में नहीं बुलाया ना? इन्हें कहाँ से उठा लाए? कुछ ज़्यादा ही सुंदर हैं भाभी जी। केतन ने सुप्रिया को धमकी लगाकर कहा, अब मेरा मुँह क्या देख रही हो, जाओ यहाँ से। सुप्रिया सभी को आश्चर्य से देख रही थी उनको कि इतने पढ़े लिखे सभी लोग ही सुंदरता को महत्व देते हैं। क्या मन की सुंदरता कोई मायने नहीं रखती? रोती हुई वह अंदर चली गई। रात को केतन शराब में धुत होकर घर लौटा। गिरने ही वाला था कि सुप्रिया ने उसे संभाल लिया, ले जाकर बेड पर सुला दिया। शराब के नशे में केतन सुप्रिया के बहुत नज़दीक आ चुका था। केतन कहता है, तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। दोनों में नज़दीकी बढ़ जाती है। सुबह उठकर सुप्रिया मुस्कुराती हुई केतन के नज़दीक जाकर बैठती है। केतन की आँख खुलते ही उसे धक्का देकर कहता है, दूर हटो मुझसे। सुप्रिया कहती है, लेकिन रात को आपने शराब के नशे में। केतन कहता है, रात गई बात गई, अब अपना मुंह बंद करो, समझी? कुछ दिनों बाद सुप्रिया की माँ का फ़ोन आया। बोली, कैसी हो बेटी तुम? सुप्रिया को रोना आ गया, लेकिन माँ को यही कहा, हम ठीक हैं माँ। उसकी आवाज़ भारी हो गई थी। माँ, आपसे बाद में बात करते हैं, हमें कुछ काम है, हम जाते हैं। तभी शर्मिला जी सुप्रिया के पास आकर कहती हैं कि अपनी माँ को बोल देना कुछ रुपयों की ज़रूरत है, भेज देंगे। सुप्रिया आश्चर्य से देखती है। शर्मिला फिर बोली, ऐसे क्या देख रही है? उनके सर के इतने बड़े बोझ को उतार दिया, अब क्या कुछ रुपए भी नहीं दे सकती? तभी अचानक सुप्रिया का जी मचलाने लगा। जल्दी से बाथरूम में उल्टियाँ करने लगी। शर्मिला जी समझ गई। सुप्रिया को भी पता चल गया कि वो माँ बनने वाली है। छत पर कपड़े उतारने गई। तभी वहाँ शर्मिला और केतन आकर सुप्रिया की चोटी पकड़ कर कहते हैं कि ये किसका पाप ले आई है? मेरा बेटा तो तुझे देखना भी पसंद नहीं करता। केतन कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये बच्चा किसका है, जिसका भी हो तुमको गिराना ही पड़ेगा। नहीं माँ जी, ये इसी घर का चिराग है। मैंने केतन जी के अलावा किसी दूसरे के बारे में कभी नहीं सोचा। शर्मिला गिड़गिड़ाते हुए बोली। जब दोनों नहीं माने तो उन्हें धक्का देकर कहा, आपको इस बच्चे को ख़त्म नहीं करने दूंगी, और दौड़कर अपने कमरे में जाकर माँ को सारी बात बता दी। सुप्रिया के माँ बाप आए। केतन और उसके मम्मी पापा के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं कि हमारी बेटी बदचलन नहीं है। वो केतन के सिवा किसी और के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती थी। शर्मिला जी कहती है, तो भाई साहब आप कहना क्या चाहते हैं? अरे हमारा बेटा इसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करता, न जाने किसका पाप मेरे बेटे पर थोप रही है। सुप्रिया के पापा केतन के पैरों में गिरकर कहते हैं, बेटा मेरी बेटी के साथ ऐसा मत करो, वो आपके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। मेरी बेटी को समाज के ठोकरे खाने से तुम ही बचा सकते हो। अपने पापा को ऐसे गिड़गिड़ाते देख सुप्रिया ने उन्हें उठाकर कहा, बस पापा, अब आप इनके सामने हाथ नहीं फैलाएंगे मेरी खुशी के लिए। आप जाइए, मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। उसके पापा कहते हैं, नहीं बेटी। सुप्रिया चिल्लाकर कहती है, पापा आप जाइए ना, आप ही तो कहते हैं पापा कि बेटी की अर्थी ही उठती है ससुराल से। सुप्रिया के मम्मी पापा रोते हुए वहाँ से चले जाते हैं। केतन सुप्रिया का हाथ पकड़कर कहता है, बहुत बहादुरी आ गई है तुझ में, अभी चल अंदर, सारी हेकड़ी निकालता हूँ। तीनों मिलकर सुप्रिया को एक कमरे में बंद करके कहते हैं, जब भूखी प्यासी पड़ी रहेगी तो खुद ये घर छोड़कर जाना होगा। केतन के लिए दूसरा रिश्ता ढूंढने लग जाते हैं। उसके माता पिता शंकर लाल को एक बहुत अमीर घर की लड़की का रिश्ता मिल जाता है केतन के लिए। सुप्रिया 2 दिन तक भूख से तड़प कर बेहोश हो जाती है। शर्मिला और शंकर लाल ने लड़की वालों को कहा कि हमारी पहली बहू बहुत बदचलन थी, इसलिए उसे केतन ने छोड़ दिया और दूसरी शादी हम कोर्ट में ही करेंगे जल्द ही।
केतन दिखने में सुंदर था, अच्छी सैलरी थी, इसलिए लड़की वाले भी कोर्ट में शादी के लिए राजी हो गए। शंकर लाल जी ने कहा कि आप लोगों को जो भी देना होगा दहेज में वो कैश ही दे देना, शादी करके फालतू खर्चा करने से क्या फ़ायदा। सिया भी बहुत सुंदर थी, जिससे केतन की दूसरी शादी होने वाली थी। तीसरे दिन केतन और सिया की कोर्ट में शादी हो गई। सिया के पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, इसलिए अपनी बेटी को और उसकी सास को खूब गहने तोहफे में दिए और भी बहुत कीमती तोहफे दिए केतन को। शर्मिला सिया का गृह प्रवेश कराते ही सुप्रिया के पास गई और धीरे से कहा, देख हमने केतन की दूसरी शादी कर दी है, उसके सामने कुछ भी मत बोलना, नहीं तो हम ज़बरदस्ती इस बच्चे को गिरा देंगे। तेरे लिए खाना लाती हूँ, खाकर काम में लग जा, वरना इस बार भूखी रही तो तेरे बच्चे के साथ साथ तेरा भी राम नाम सत्य हो जाएगा। और हाँ, अपने बोरिए बिस्तर नौकरानी के कमरे में लगा लियो। सुप्रिया भी भूख से बुरी हालत थी, शरीर में बहुत कमजोरी आ गई थी, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। सुप्रिया ने उनकी बात मान ली। जब सिया ने बाकी की रस्म की तब अपना सारा सामान वहाँ से हटा लिया। सुप्रिया खाना खाकर काम में लग गई, लेकिन वो केतन से भी बहुत प्यार करने लगी थी। उसके साथ किसी दूसरी औरत को देखकर सुप्रिया को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। बस करो यार मम्मी जी, और कितनी रस्म करवाओगी, बहुत बोर हो गई हूँ इन फालतू की रस्मों से। ये लो मेरी सोने की अंगूठी, मेरी जगह इसकी करवा दो और जल्दी से मेरा कमरा बताओ, मुझे सोना है। सिया झुझला कर बोली। ये देख केतन और उसके मम्मी पापा चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। अरे आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हो, मुझसे अब ये नहीं होगा। फिर सिया ने उनकी तरफ देख कर बोला। शर्मिला झूठी सी मुस्कुराहट देकर कहती है, हाँ हाँ चलो ना बहू, तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। शर्मिला कमरा दिखाकर वापस जाने लगती है तो सिया कहती है, मम्मी जी मेरे लिए एक गिलास जूस भेज देना। शर्मिला कहती है, अभी हमारी नौकरानी को भेजती हूँ जूस लेकर। शर्मिला सुप्रिया को आवाज़ देकर कहती है, सुप्रिया हमारी नई बहू के लिए ताज़ा फलों का जूस निकाल कर अभी लेकर जाओ उसके पास। सुप्रिया जूस लेकर सिया के पास जाती है और कहती है, जूस लाई हूँ आपके लिए सिया। सिया कहती है, सिया नहीं मैडम बोलो, यहाँ के नौकरों को तो ज़रा भी तमीज़ नहीं है। सुप्रिया कहती है, जी मैडम गलती हो गई। सिया शाम को जीन्स टॉप पहनकर हाथ में पर्स लिए कहीं जा रही थी। शर्मिला कहती है, अरे बहू कहाँ जा रही हो, आज तो तुम्हारी सुहाग रात है ना। सिया बोली, क्या मम्मी जी, मैं दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रही हूँ। जब इतने दिन से गए बिना नहीं रही तो आज मेरे लिए कोई ख़ास रात नहीं जो आप मुझे रोक रही हो। और प्लीज़ यार मम्मी जी मुझे बहू कहना बंद कीजिए, सिया बोलिए। ये कहकर सिया पापा ने जो नई गाड़ी दी थी उसमें बैठकर चली जाती है। शर्मिला की हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोक सके। बहुत देर हो गई बेटा, सिया बहू अभी तक नहीं आई, शर्मिला केतन से कहती है। केतन भी चिंतित सा कहता है, आपको जाने ही नहीं देना चाहिए था माँ, आज उसे बोल ही दूंगा कि अब शादी के बाद ये सब नहीं चलेगा। सुप्रिया नौकरानी के साथ सारा काम खत्म करके सो जाती है। नींद तो कहाँ आने वाली थी, बस करवटें बदल रही थी, आंखों में आंसू लिए। 2 बजे सिया घर आती है लड़खड़ाते पैरों से, नशे में धुत। सिया के इंतज़ार में तीनों जगे हुए थे। उसे देख केतन गुस्से में आकर कहता है, देखो सिया, हमारे घर में शादी के बाद बहुएं घर संभालती हैं, आपके जैसे दोस्तों के साथ पार्टी नहीं करती। सिया जोर से हंसती है। घर संभालने के लिए नौकरानी और बुला दूँ मेरे पापा के यहाँ से। मम्मी जी समझाओ अपने बेटे को, मैं एक खुले विचारों वाली लड़की हूँ, तुम लोगों की कैद में नहीं रहने वाली। कैद में नहीं रहने वाली बड़बड़ाते हुए ज़मीन पर ही गिर जाती है। शर्मिला रोते हुए कहती है, अरे मेरे बेटे की तो किस्मत ही फूटी हुई है, एक मिली बस सूरत और ये दूसरी तो। बेटा इसे कमरे में ले जाकर सुला दे। सुबह उठते ही सिया जोर जोर से चिल्लाती है, मम्मी जी मेरे लिए नींबू पानी भेज दीजिए, सर फटा जा रहा है। केतन बाथरूम से आकर कहता है, क्यों रात वाली अभी भी नहीं उतरी क्या? देखो सिया, यहाँ रहना है तो मेरे हिसाब से रहना होगा, नहीं तो। सिया कहती है, कौन से तुम्हारे हिसाब से केतन? जब तुमने मेरे पापा से नोटों की गड्डी अपनी जेब में डाली तब तो नहीं कहा था कि आपकी बेटी को कठपुतली बनाकर ले जा रहा हूँ। और सुनो केतन, मैं आजकल के ख्यालातों वाली मॉडर्न लड़की हूँ, तुम्हारे हिसाब से नहीं, अपने तरीके से जीऊँगी। तभी वहाँ सुप्रिया सिया के लिए नींबू पानी लेकर आती है। सुप्रिया को देख केतन कमरे से बाहर चला जाता है।
सुप्रिया कहती है, लीजिए मैडम, आपके लिए नींबू पानी लाई हूँ। सिया गुस्से में थी। हाँ तो रख दो मेरे सर पर। सुप्रिया टेबल पर रखकर आ जाती है। शर्मिला सिया के पास आकर कहती है, सिया, आज तुम्हारा किचन में पहला दिन है, इसलिए आज तुम्हें कुछ मीठा बनाना है। सिया का गुस्सा 7वें आसमान पर था। बोली, कितनी बार कहा आपको ये फालतू की रस्म मुझसे नहीं होती। घर में नौकरानी है ना, फिर मुझे क्यों परेशान कर रही हो। आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। और हाँ, मेरे पापा से बोलकर आपने जिस तरह कैश और जेवरात लिए थे ना, उसी तरह एक नौकरानी भी मांग लो आपकी ये फालतू की रस्म करने के लिए। शर्मिला जी को उसकी बातें कांटे की तरह चुभी, लेकिन उसके बाप ने खूब सारे रुपए देकर उनकी ज़बान पर ताले जड़ दिए थे। शर्मिला जी ने नज़र भर सुप्रिया की तरफ देखा, जो केवल उनके वारिस को दुनिया में लाने के लिए इतने दर्द सह रही थी, और सिया को इतना ही कह पाई, ठीक है सिया, कोई बात नहीं, जब तेरा मन हो तब कर लेंगे। सिया सुंदर तो बहुत थी, लेकिन सुंदरता से घर नहीं संवरता। वो तो अच्छे संस्कारों से चलता है, जो सिया में 10% भी नहीं थे। रात को देर तक दोस्तों के साथ पार्टी करना, शर्मिला जी की एक भी बात नहीं मानना, सभी घर वाले कुछ ही दिनों में उससे बहुत तंग आ गए थे। शर्मिला को भी मुंह में जो आता बस बोल देती। धीरे धीरे केतन की नज़र सिया की जगह सुप्रिया को ढूंढने लगी थी। उसे अब सुप्रिया की अच्छाई दिखने लगी। इंसान को कोयले और हीरे में फ़र्क बहुत देर से ही समझ में आता है। सिया केतन को बिल्कुल भी समय नहीं देती, बस अपने दोस्तों के साथ पार्टी करती रहती। जब कोई टोकता तो अपने पापा का रौब झाड़ देती। आज जब केतन ऑफिस से आया तो सुप्रिया किचन में काम कर रही थी। केतन सीधा उसके पास गया और बोला, सुप्रिया, तुमने खाना खाया? सुप्रिया कुछ बोल ही नहीं पाई। जी नहीं केतन जी। केतन बोला, चलो टेबल पर हम दोनों साथ ही डिनर करते हैं। नहीं केतन जी, आप खा लीजिए, हम बाद में खा लेंगे। सिया और सुप्रिया में केतन को फ़र्क समझ में आने लगा था, क्योंकि जब तक केतन खाना खाकर नहीं सोता, सुप्रिया भी उसके इंतज़ार में बैठी रहती। ये बात शर्मिला ने भी देखी थी। जहाँ सिया को किसी के बारे में कोई फ़र्क नहीं, वहीं सुप्रिया के भरोसे पूरा घर था, जिसे वो बखूबी संभाल रही थी। एक दिन शर्मिला की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। बुखार से पूरा शरीर तपने लगा। जब सुप्रिया कमरे में झाड़ू लगाने गई तो मम्मी जी, क्या हुआ आपको? छू कर देखा तो अरे, आपको तो बहुत तेज़ बुखार है। सुप्रिया सारा काम छोड़ पहले उनके लिए दवाई लाई, फिर ठंडे पानी की पट्टी उनके सिर पर रखने लगी। सिया चिल्लाती हुई सुप्रिया के पास आई। अबे ओ नौकरानी, तुझे कितनी बार कहा मुझे नींबू पानी बना दे, मेरा सर फट रहा है। रुकिए ना मैडम जी, इनको बहुत तेज़ बुखार है, सुप्रिया शांत स्वर में बोली। सिया फिर से चिल्लाते हुए बोली, अरे तो इतनी सी देर में मर थोड़ी जाएंगी। इतनी देर में वहाँ केतन और उसके पिता आ जाते हैं। केतन सिया को एक थप्पड़ जड़ देता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माँ के बारे में ऐसा बोलने की? सिया चिल्लाते हुए बोली, अब तुम सबको इस थप्पड़ का हिसाब देना होगा। शर्मिला जी की भी आंख से आंसू बहने लगे। सिया रोते हुए अपने कमरे में चली गई। थोड़ी ही देर में सिया के पापा पुलिस लेकर आ गए और बोले, इंस्पेक्टर साहब, अंदर कर दो इन सबको, मेरी बेटी को दहेज के लिए परेशान करते हैं। सिया के पापा कहते हैं कि और ये लोग मेरी बेटी के साथ मारपीट भी करते हैं दहेज के लिए। शंकर लाल कहता है, नहीं साहब, ये झूठ है, हमने तो सिया बेटी की हर फरमाइश पूरी की, किसी बात पर कभी रोक नहीं लगाई। शर्मिला सुप्रिया का सहारा लेकर बाहर आती है और बोली, ये क्या बोल रहे हो समधी जी, आपकी बेटी को सर आँखों पर रखा, उसका हमें ये सिला मिला? सिया के पापा कहते हैं, मेरी बेटी को बड़े नाजों से पाला है, आपके बेटे की हिम्मत कैसे हुई उस पर हाथ उठाने की? शर्मिला सुप्रिया की तरफ देखकर कहती है, जिसको हमारी शिकायत करनी थी उसने तो कभी एक शब्द नहीं कहा, चुपचाप सहती रहती है। कहते हुए रो पड़ती हैं। केतन भी आज पहली बार सुप्रिया को प्यार की दृष्टि से देखकर सोचता है, सुप्रिया ने सिर्फ मेरे अंश को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, और मैंने हमेशा इसकी बेइज्जती की। हे भगवान, बस एक मौका मिल जाए अपनी सारी गलती फिर से सुधारने का। सुप्रिया और मेरे बच्चे को कभी तकलीफ़ नहीं होने दूंगा, मुझे सज़ा मिलनी ही चाहिए। सुप्रिया कहती है, नहीं सर, मेरी मालिक लोग बहुत अच्छे हैं, इन्होंने सिया मैडम को बदतमीज़ी करने पर हाथ उठाया था। सुप्रिया को यह भी डर था कि इन्हें मेरी और केतन की शादी के बारे में पता चल गया तो एक और जुर्म सामने आ जाएगा कि पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी कर ली केतन ने। तभी सिया भी वहाँ आकर कहती है, पापा
अब आप इन पर लगाया केस वापस ले लीजिए, इन्हें जेल में नहीं भेजना मुझे। सिया के पापा केस वापस ले लेते हैं। इंस्पेक्टर ये कहकर चले जाते हैं कि अब तो हम जाते हैं, बाद में जब ज़रूरत पड़े बुला लेना। सिया सुप्रिया की तरफ जाकर उनके गले लग जाती है। सभी घर वाले और सुप्रिया हैरानी से सिया को देखते हैं। सिया आंखों में आंसू लिए कहती है, सुप्रिया यही इन लोगों को दिखाना था कि तू दिल की कितनी अच्छी है। सुप्रिया कहती है, मैं कुछ समझी नहीं सिया मैडम। सिया बोली, मैडम नहीं, तेरी वही बचपन की सरफिरी दोस्त कामिनी। सुप्रिया, कामिनी जो बचपन में अमेरिका चली गई थी, उसके जाने के बाद मेरी कभी कोई दोस्त नहीं बनी। सिया बोली, हाँ मैं वही कामिनी जो बचपन में भी तुझे काली बोलने वाले के दांत खट्टे कर दिया करती थी। सुप्रिया बोली, तू और केतन जी से शादी? अरे सुप्रिया, मुझे पूरी बात तो बताने दे, तू चिंता मत कर, तेरे पति ने मुझे छुआ भी नहीं। कुछ ही दिन पहले भारत आई मैं और आते ही तुझसे मिलने तेरे घर गई। वहाँ अंकल आंटी बहुत रो रहे थे। उन्होंने जब मुझे सारी बात बताई तो पहले तो मैंने सोचा कि तुझे टॉर्चर करने के जुर्म में जेल में डलवा दूँ, लेकिन फिर ये सोचकर रुक गई कि अगर जेल में डलवा दिया तो इन लोगों को कैसे पता चलेगी तेरी अच्छाई का। जो तुझे बदचलन बोल रहे थे, इन्हें बताना था कि जिस औरत ने घर से बाहर कभी शादी के बाद कदम नहीं रखा, जो देवता की तरह अपने पति को पूजती है, वो बदचलन है। तो सिया जैसी बिगड़ी हुई अमीर लड़की जो रात भर दोस्तों के साथ शराब पीती है, उसको क्या कहेंगे? मुझे आंटी ने बताया कि तू केतन जी से कितना प्यार करती है और ये तेरे सावलेपन की वजह से अपने बच्चे तक को नहीं अपना रहे। सिर्फ इन्हें तुम्हारी अच्छाई दिखाने के लिए मैंने ये सब नाटक किया। सुप्रिया, ये मेरे पापा नहीं बल्कि हमारे वकील साहब हैं, जिन्होंने मेरी और केतन की झूठी शादी करवाई। जब इस शादी की पहली रात को तुझे यूँ तड़पते देखा तो बहुत बुरा लगा मुझे। सोचा ये नाटक अभी रोक दूँ, पर तुझे तेरा हक जो दिलाना था और इन लोगों पर बहुत गुस्सा आया। तू जानती है मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं, बस तुझे खुशी दिलाने के लिए। केतन सिया से कहता है, कामिनी आपने सच में हम सब की आंखें खोल दी। सुप्रिया की अच्छाई तुम्हारे बर्ताव के बाद नजर आई। केतन सुप्रिया के नज़दीक आकर घुटनों के बल बैठकर कहता है, मैं माफ़ी के काबिल तो नहीं, लेकिन यकीन मानो सुप्रिया, सब मुझे एहसास हो गया है कि अच्छी सुंदरता के साथ गुण भी होने चाहिए। अगर गुण हो तो सुंदरता कोई मायने नहीं रखती। मैं जानता हूँ कि मेरा ही बच्चा तुम्हारी कोख में है। बस लोगों के तानों के डर से मुझे कमज़ोर बना दिया था। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना सुप्रिया। शर्मिला जी सिया के दिए गहनों को उसके हाथ में थमाते हुए बोली कि अब समझ में आ गया है कि दहेज और सुंदरता से नहीं बल्कि गुणवान और संस्कारी बहू से घर संवरता है। कामिनी बेटा, तुमने हमारी आंखें खोल दी। जो सुप्रिया जैसे हीरे को हम कोयला समझ बैठे। शर्मिला रो पड़ी। सुप्रिया बोली, आप सब लोग माफ़ी मत मांगिए, देर से ही सही हमारा हक मिल गया, और वो भी हमारी बचपन की दोस्त कामिनी के कारण। कामिनी, तुम्हें कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं। कामिनी बोली, बस कर यार, दोस्ती में सब चलता है। शंकर लाल जी सुप्रिया के पापा से कहते हैं, आप सही थे समधी जी, आपकी बेटी जहाँ जाएगी घर को स्वर्ग बना देगी। यह कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।